रोहिणी कार्तिकेय के प्रभाव के कारण धूप बहुत तेज थी। रास्ते पर चलने वाले मुसाफिर पसीने से तरबतर हो रहे थे। किसी जरूरी काम से रामैया उसी कड़ी धूप में पैदल जा रहा था। वो अपने पैतृक गांव से सुंदरगिरी नामक पड़ोसी गांव की ओर जा रहा था। इसका कारण ये था, उसकी कुछ जमीन सुंदरगिरी के जमींदार भूषण जी को बेचने के लिए तय हुई थी। रामैया के कदम सुंदरगिरी की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उसके मन में एक अनजानी घबराहट थी। ठीक उसी समय सोमैया आता है। क्यों रामैया, इस भीषण गर्मी में कहाँ जा रहे हो? पसीने से पूरे भीग गए हो। थोड़ी देर इस पेड़ की छांव में बैठ सकते हो ना? माफ करना सोमैया, मुझे सुंदरगिरी जाना ही होगा। वहाँ जमींदार भूषण जी से मिलना है। मैंने अपनी थोड़ी जमीन उन्हें बेचने के लिए सोचा है। अगर आज नहीं गया तो वे शायद अपना इरादा बदल देंगे। मुझे अपने कर्ज चुकाने हैं। यही एक रास्ता बचा है। मुझे जाने दो सोमैया। सुंदरगिरी? इस गर्मी के मौसम में उस गांव जा रहे हो? इस वक्त वो गांव बहुत अजीब होता है रामैया। गांव का अजीब होना क्या है सोमैया? गर्मी तो हर जगह एक जैसी होती है। उस गांव में भी वैसी ही होगी ना। सूरज तो सबके लिए एक ही है, फिर गर्मी अलग कैसी होगी? गर्मी का मौसम हर गांव में एक ही जैसा होता है ना सोमैया। वही तो तुम्हारी गलती है रामैया। सब गांव एक तरफ और सुंदरगिरी एक तरफ। वो गांव इस गर्मी में तुम्हें एक नई दुनिया जैसा लगेगा। जो वहां जाता है वो ये मानने को तैयार नहीं होता कि ये गर्मी का मौसम है। ये कैसे संभव है सोमैया? क्या उस गांव के पास कोई पहाड़ या ठंडी हवाएं हैं क्या? पहाड़ तो नहीं है, पर लोगों की बुद्धिमानी है। वैसे भी तुम जा रहे हो ना, तो अपनी आंखों से देख लेना, तब तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी। सावधान रहना रामैया। उस गांव का जादू ऐसा है कि शायद तुम्हारा मन बदल जाए। यहाँ से वहीं अच्छा है कह के रुक ना जाओ। सोमैया की बातों ने रामैया के मन में नए संदेह पैदा कर दिया। धूप के प्रभाव से प्यास से तड़पते हुए वो सुंदरगिरी की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने सुंदरगिरी की सीमा में कदम रखा, उसे एक अनोखा अनुभव हुआ। बाहर की गर्म हवा अचानक गायब हो गई और ठंडी हवाएं चलने लगी। इससे भी अजीब बात यह थी कि हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू आ रही थी। रामैया वो देख के हैरान रह गया। रामैया मन ही मन ऐसा बोलने लगा, इस चिमचिमाती धूप में मिट्टी की खुशबू कैसे आ रही है? ये खुशबू तो तब आती है जब पहली बारिश होती है। आकाश में तो एक भी बादल नहीं है, फिर ये खुशबू कहाँ से आ रही है? ये तो बहुत अजीब लग रहा है। जैसे ही रामैया गांव के थोड़ा अंदर गया, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। गांव में कदम रखते ही उसे एक बड़ी नहर जैसी नदी बहती दिखाई दी। पानी कलकल करता हुआ बहुत साफ बह रहा था। चारों ओर पेड़ पौधे हरियाली से लदे थे। उस हवा की ठंडक में रामैया की सारी थकान मिट गई। वो सोचने लगा कि इस नदी को पार कैसे किया जाए। तभी उसने दूर से एक नाव को आते देखा। उस नाव को वीरैया चला रहा था। वीरैया नाव लेकर उसके पास आया। क्या बात है बाबू, गांव में नए लग रहे हो? ये नाव गांव के अंदर जा रही है, आओगे क्या बाबू? हाँ भाई, मुझे उस तरफ ही जाना है, लेकिन यहाँ सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। इस कड़ी धूप में इस नदी में इतना पानी कैसे? आसपास के गांव में तो कुएं भी सूख रहे हैं ना। बताओ इसका राज क्या है? ये सुंदरगिरी है बाबू। यहाँ किसी भी मौसम में पानी भरपूर रहता है। बातें बाद में करेंगे, पहले नाव पर चढ़िए। बातें करने बैठेंगे तो यात्रा में देरी हो जाएगी। रामैया नाव चढ़ते हुए, मुझे जमींदार भूषण जी के घर जाना है। क्या आप मुझे उनके घर का रास्ता बता सकते हैं? ओ, जमींदार जी के घर? तो आपको इस नाव से उतरकर और एक छोटी नाव में चढ़नी होगी। हमारे जमींदार जी का घर पानी के बीच में है। उस पानी को पार करने के बाद ही आप उनके घर पहुंच सकते हैं। पानी के बीच में घर? ये तो बहुत ही अनोखा है, लेकिन ये सारा पानी कहाँ से आता है? ये सब इंसानों की मेहनत है बाबू। हमारे गांव वालों ने मिलकर इसे बनाया है। वो देखिए, घाट आ गया। उतरिए बाबू, वहाँ नाव खड़ी है ना, वो आपको सीधे जमींदार जी के घर ले जाएगी। बिना टेंशन के आप उनके घर पहुँच जाएंगे। वीरैया जोर से आवाज लगाते हुए, ओए चंद्रा, इस बाबू को जमींदार जी के घर ले जाओ।
इनका जमींदार जी से कुछ काम है। ठीक है वीरैया, बाबूजी आइए मेरे साथ। रामैया चंद्रा के साथ नाव में जाने लगा। गांव में हर घर के ऊपर सूखी धान की छत डली हुई थी। हर घर के सामने 2-3 बड़े पेड़ थे। रास्ते के दोनों ओर छोटे छोटे जल कुंड थे। उस गांव में रहने वालों को धूप का पता ही नहीं चल रहा था। आसपास के गांवों में जहां जमीन फटी हुई थी, यहाँ की जमीन गीली और ठंडी थी। रामैया ने अपने मन के संदेह चंद्रा के सामने रखा और चंद्रा से वो पूछा, चंद्रा, तुम्हारा गांव बहुत अजीब है। बाहर की दुनिया धूप से तड़प रही है, लेकिन तुम्हारा गांव इतना ठंडा लग रहा है। ये कैसे संभव है? इतनी तपती धूप में ये पानी कहाँ से आ रहा है? ओह, तो ये आपका संदेह है, इसीलिए आप तब से ऐसे देख रहे हैं। ये सब हमारे जमींदार जी की सोच है बाबू। कुछ साल पहले हमारे गांव में भी धूप की वजह से कई लोग मर गए थे। अकाल पड़ा था। उस संकट का स्थायी समाधान निकालने के लिए जमींदार जी ने गांव की सभी लोगों को बुलाया और एक बात कही, यदि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो वो हमारी रक्षा करेगी। इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने एक बड़ी नहर खुदवाने का निर्णय लिया। उनके वजह से ये सब कुछ मुमकिन हुआ। बड़ी नहर? मतलब क्या उनका उद्देश्य ये था कि गांव के चारों ओर पानी रहे? हाँ बाबू, गांव के सभी लोगों ने मिलकर कई महीनों तक मेहनत से वो नहर बनाई। बारिश का गिरने वाला हर बूंद पानी गांव से बाहर ना जाए, इसके लिए उन्होंने सीधे उस नहर में मिलने वाले रास्ते बनाए। इससे जमीन में जल स्तर बढ़ गया और वो नहर हमेशा भरी रहती है। इसके अलावा गांव के चारों ओर पानी होने के कारण हवा ठंडी रहती है और बाहर की गर्म हवा हमारे गांव में नहीं आती। यही असली राज है इस गांव का, समझे बाबू? अद्भुत है चंद्रा। और ये छप्पर किस लिए है? गर्मी के मौसम में यहाँ हर कोई अपने घर के ऊपर इन्हें डालता है बाबू। इससे घर के अंदर गर्मी नहीं होती। साथ ही यहाँ हर किसी के लिए अपने घर के सामने पेड़ उगाना एक नियम है। पेड़ होने से हवा और छाया भी मिलती है। इन सब के वजह से गांव में खुशहाली ही खुशहाली है। आपके गांव के लोगों की दूरदर्शिता देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमारे गांव में सब लोग धूप को कोसते हुए बैठे रहते हैं, पर कोई ऐसा प्रयास नहीं करता। कोसने से समाधान नहीं मिलता ना बाबू। वो देखो, जमींदार साहब का घर आ गया। देखिए। नमस्कार जमींदार साहब, मेरा नाम रामैया है। मैं पास के गांव से आया हूँ। आपके बारे में और आपके गांव के बारे में बहुत सुना है। आज अपनी आंखों से देखकर विश्वास हो गया कि जो सुना था वो सच है। नमस्कार रामैया जी, आपके बारे में मेरे मित्र सूरैया ने पहले से ही बताया था। आप कोई जमीन बेचने के लिए आए हैं ना? बताइए क्या बात है? आप अपनी जमीन क्यों बेचना चाहते हैं? बोलिए। मुझे कुछ कर्जे हैं जमींदार साहब, इसीलिए मैं अपनी 3 एकड़ जमीन आपको बेचने आया हूँ। लेकिन आपकी इस दूरदर्शिता और प्रकृति के प्रति प्रेम को देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। मेरी हालत ऐसी हो गई है कि मैं असमंजस में हूँ। बेचूं या ना बेचूं वो सोच में पड़ गया हूँ जमींदार साहब, लेकिन बेचना जरूरी है। रामैया के दुख को जमींदार समझ पाए। किसान का दुख उन्हें पता है, इसलिए वो गंभीरता से हंसते हुए कहा, रामैया, तुम दुखी मत होना। मैं वो जमीन खरीद लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं वो जमीन खरीदकर खुद खेती नहीं करूंगा। खेती करने वाले को जमीन अच्छी लगनी चाहिए। तुम मजबूरी में बेच रहे हो, इसलिए मैं खरीद रहा हूँ, लेकिन उस जमीन पर फसल तुम्हें ही उगानी होगी। क्या इस बात के लिए तुम तैयार हो रामैया? खामोश क्यों हो? बताओ रामैया। मतलब क्या है जमींदार साहब? मैं जमीन बेचने के बाद वो आपकी हो जाएगी ना, फिर मैं खेती क्यों करूं? जमीन किसी की भी हो रामैया, वो हमें अन्न देती है, इसलिए उसकी खेती करनी चाहिए। अगर हम मिट्टी से प्रेम करेंगे तो वो भी हमसे प्रेम करेगी। हमारे गांव के सभी लोग जमीन और प्रकृति को प्यार करते हैं, इसीलिए आज इस कड़ी धूप में भी हम सुखी हैं। अगर तुम जमीन बेचकर चले जाओगे तो बाद में मैं अकेले उस जमीन पर खेती नहीं कर पाऊंगा। मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतना महान सोचेंगे जमींदार साहब। मैं यहाँ सिर्फ पैसों के लिए आया था,
पर आपकी बातें सुनकर मुझे अपनी जमीन की कीमत और प्रकृति का महत्व समझ में आ गया है। इंसान में दूरदर्शिता होनी चाहिए रामैया। ये गर्मी का मौसम सभी मौसमों जैसा ही एक मौसम है। अगर हम जंगलों को काटकर पानी बर्बाद करेंगे तो प्रकृति हमें कड़ी धूप के रूप में सजा देगी। वही अगर हम गांव के आसपास नहरें खोदें और पेड़ लगाएं तो वही प्रकृति हमें माँ की तरह छाया देगी। समझे? आपने बहुत ही महान बात कही है जमींदार साहब। मैं अपनी जमीन आपको बेच रहा हूँ, लेकिन आपकी शर्त के अनुसार मैं ही उस पर खेती करूँगा। उस जमीन के चारों ओर आपके गांव की तरह पेड़ लगाऊंगा और पानी का संचय करूंगा। अपनी जमीन को भी इस गांव की तरह सुंदर बना दूंगा। बहुत खुशी हुई रामैया। सबको अन्न देने वाला किसान अपनी जमीन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पैसा तो आज है, कल चला जाएगा, लेकिन ये हरी भरी प्रकृति और ठंडी हवा ही हमारी असली स्थायी संपत्ति है। रामैया ने जमींदार जी से पैसे तो लिए, लेकिन उसके मन में एक बड़ा बदलाव आया। सुंदरगिरी के ग्रामीणों की एकता और जमींदार जी के प्रकृति प्रेम ने उसे जीवन का पाठ सिखाया। उसे विश्वास था कि जब वो पौधा बढ़कर बड़ा होगा तो उसका गांव भी सुंदरगिरी की तरह पलट जाएगी। रामैया को सोमैया की बात याद आई। अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। यदि हमारे पास दूरदर्शिता और एकता हो तो हम किसी भी कठिनाई पर विजय पा सकते हैं। धरती को प्रेम करने वाला किसान कभी नहीं हारता। जय जवान जय किसान। अगली कहानी तक आप सबको नमस्कार।